हेलो एवरीवन, दिस इज़ गैलेक्सी एंड वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी हब। आज से हम मेडावल हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। मेडावल हिस्ट्री के स्रोत जानेंगे हम आज, सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 8वीं शताब्दी में जब से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, यानी कि कब आक्रमण किया? 8वीं शताब्दी में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की और बाद में उसे बढ़ते हुए तुर्की साम्राज्य में मिला लिया। किस में मिला लिया? तुर्की साम्राज्य में मिला लिया। तभी से हमें सच्चे अर्थों में भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक साहित्य मिलना शुरू होता है। भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक साहित्य मिलना शुरू होता है। इस काल से हमें सिंध की घटनाओं से जुड़ा इतिहास प्राप्त होने लगता है। सिंध की घटनाओं से जुड़ा इतिहास हमें यहाँ से प्राप्त होने लगता है। फतहनामा, जिसे गलती से चचनामा, ये क्वेश्चन पूछता है तो आप ध्यान दें, चचनामा कहा जाता है, सिंध के इतिहास पर महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी सिंध के बारे में चचनामा, फतहनामा यानी कि चचनामा से पता चलता है। अरबी इतिहासकार बालाजुरी 892 से 93 की रचना फुतूह अल बल्दान जो कि अरबी इतिहासकार बालाजुरी लिखे हैं, से हमें सिंध विजय का विवरण मिलता है। किससे मिलता है? फतहनामा यानी चचनामा और फुतूह अल बल्दान को बालाजुरी ने लिखा है, जो कि अरबी इतिहासकार हैं। सल्तनत कालीन कुछ रचनाएं हैं जो यहाँ पे देखेंगे हम। अलबरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है। कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है। और मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी लिखते हैं, तबकाते नासिरी। जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। जियाउद्दीन वर्नी और अफ़ीक का नाम है शमशे शिराज। इन दोनों ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही है, तो क्वेश्चन दोनों से पूछता है। तो फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही अगर आपके एग्ज़ाम्स में आ रहा है तो कोई एक ही नाम होगा, या तो जियाउद्दीन वर्नी होगा या अफ़ीक होगा या शमशे शिराज होगा, क्योंकि अफ़ीक का नाम शमशे शिराज है। तो आप आसानी से कर पाएंगे ये। सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोतों का वर्णन निम्न प्रकार है। तहकीके हिंद रचना अलबरूनी ने अरबी में की थी, यानी अलबरूनी ने लिखी है तहकीके हिंद और अरबी में लिखा है। अलबरूनी अन्य विषयों का भी ज्ञाता था। इससे भी क्वेश्चन पूछता है आपको कि अलबरूनी किन विषयों का ज्ञाता था। तो अलबरूनी खगोल विज्ञान जानता था, भूगोल जानता था, गणित जानता था, दर्शन जानता था, तर्कशास्त्र जानता था, औषधि विज्ञान जानता था। हिंदी भाषा में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। किसका अनुवाद? तहकीके हिंद, अलबरूनी की रचना जो कि फ़ारसी में थी, तहकीके हिंद, इसकी रचना रजनीकांत शर्मा ने हिंदी में किया है, हिंदी भाषा में किया है। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने खीवा विजय में अलबरूनी को एक युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? महमूद गजनवी ने खीवा विजय में अलबरूनी को एक युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारतीय अभियान के समय, अलबरूनी किसके साथ आया था? अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ। भारतीय अभियान जब महमूद गजनवी कर रहा था, उस टाइम अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इस अवसर का लाभ उठाकर संस्कृत सीखा, यानी कि अलबरूनी जब भारत आया तो संस्कृत सीखा भारत से, यहाँ के विद्वानों से बातचीत की। तहकीके हिंद एक अनुपम कृति है। तहकीके हिंद एक अनुपम कृति है। इससे पता चलता है कि अलबरूनी ने संस्कृत सीखा था भारतीय विद्वानों के साथ,
भारतीय विद्वानों से इंडिया आकर 1017 से 1030 के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन एवं निरीक्षण पर आधारित है। 1017 से 1030 के बीच के भारतीय जीवन के अध्ययन एवं निरीक्षण पर आधारित है, यानी कि अलबरूनी का जो जीवन है वो इस बीच में भारतीय जीवन का अध्ययन किया है और निरीक्षण किया है। इसमें तहकीके हिंद में 80 अध्याय हैं। अलबरूनी ने भारत की, ये भी पूछता है क्वेश्चन, अलबरूनी ने भारत की जलवायु, भाषा, प्राकृतिक स्थिति, रीति रिवाज, धर्म, मोक्ष सिद्धांत आदि के संबंध में लिखा है। यानी कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद जो कि अरबी में लिखा है, इसमें भारत की जलवायु, कैसी जलवायु है, भारत के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारी चीज़ें, और अलग अलग स्टेट की अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग प्रकृति है, धर्म क्या है, कितने प्रकार के धर्म हैं इंडिया में, और मोक्ष का सिद्धांत क्या है, मोक्ष क्यों प्राप्त करना है और कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, इंडिया वाले कैसे मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। भारतीयों के भोजन, भारतीय कैसे खाना खाते हैं, अलग स्टेट है, अब साउथ में चले जाएंगे तो इडली डोसा, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग खाना भी है, वेशभूषा है, मनोरंजन अलग प्रकार के हैं, उत्सव आदि सारी चीज़ें हर स्टेट की। हमारे यहाँ तो विविधता है, विविधता में एकता है, इंडिया को कहा जाता है कि विविधता में एकता। तो हर स्टेट का अलग अलग रीति रिवाज, फैशन, खाना सब अलग है। राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल कंडीशन देखेंगे। राजनीतिक स्थिति के बारे में उसने लिखा है, राजनीतिक स्थिति उत्तर भारत और गुजरात, मालवा, कन्नौज, पाटलिपुत्र आदि के बारे में लिखा है। किसके किसके बारे में, ये भी पूछता है क्वेश्चन, ये किसके किसके बारे में, राजनीतिक पॉलिटिकल कंडीशन, किसके किसके पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में लिखा है। तो उत्तर भारत और गुजरात, मालवा, कन्नौज और पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है। दक्षिण भारत के विषय में कुछ नहीं लिखा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत के बारे में कुछ नहीं लिखा है। अलबरूनी भारतीय शासकों में, अलबरूनी कहता है, उसका स्टेटमेंट है, ये भी पूछता है कि भारतीय शासकों में कोई एकता नहीं है, क्योंकि उसने देख लिया था यहाँ पे कोई एकता सच में नहीं है। और विदेशी आक्रमण के समय वह कभी एक नहीं हुए। विदेशी जब आक्रमण करते हैं तो ये तो खुद आपस में षड्यंत्र करने लगते हैं, तो एक कहाँ से होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसने लिखा है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक में। सोशल कंडीशन देखेंगे, सोशल कंडीशन में क्या लिखा है। भारतीय जाति प्रथा की कठोरता, भारतीय जाति प्रथा की कठोरता, उसके दुष्परिणाम और अछूतों की स्थिति के बारे में लिखा है। कहता है अलबरूनी, सोशल कंडीशन के बारे में अलबरूनी लिखता है कि जाति प्रथा इतनी कठोर है, जाति प्रथा इतनी कठोर है कि यदि एक बार कोई व्यक्ति जाति से बहिष्कृत कर दिया गया तो पुनः जाति में सम्मिलित नहीं हो सकता। एक बार भारतीय जब एक बार किसी को जाति से बहिष्कृत कर देते थे, पहले तो और भी कठोर कंडीशन था, अब तो सही है, तो दोबारा से वो जाति में नहीं जा सकता था। ऐसी कंडीशन थी जब अलबरूनी था उस टाइम। इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में लिखता है कि अलबरूनी की दृष्टि से भारत एक राष्ट्र था। अलबरूनी कहता है कि भारत एक राष्ट्र है, उसने भी ये कहा। और इकोनॉमिक कंडीशन पे इसका स्टेटमेंट है कि भारतीय राजाओं को अपनी प्रजा से कर लेने का अधिकार था। भारतीय राजा अपनी प्रजा से कर लेते थे। कृषक से 1/6 भाग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1/6 भाग लेते थे। कृषक से 1/6 भाग लगान के रूप में लेते थे। लगान आपने मूवी देखी होगी, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कौन से हीरो की है। उसमें भी
ये टैक्स के बारे में दिया है। लगान मूवी है। जो उनकी आय का मुख्य साधन है, आय का मुख्य साधन क्या था? लगान, जो 1/6 लिया करते थे राजा कृषकों से। और अलबरूनी कहता है कि भारत धनवान देश है। इसका स्टेटमेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अलबरूनी कहता है कि भारत धनवान देश है, किंतु गजनवी ने उसकी समृद्धि को लूट कर नष्ट कर दिया। अलबरूनी ने इसकी समृद्धि को लूट कर नष्ट कर दिया है, क्योंकि गजनवी ने इसकी समृद्धि को लूट कर नष्ट कर दिया, क्योंकि गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था और सारा लूट ले गया था धन जो था। इस प्रकार तहकीके हिंद में भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों का विवरण दिया गया है और उसे तत्कालीन भारत के पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल जीवन के बारे में जानने का एक उपयोगी ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार अलबरूनी की जो पुस्तक है तहकीके हिंद, उससे हम भारत के राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जान सकते हैं इस ग्रंथ से। आगे देखते हैं हम तबकाते नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखा है, जो कि फ़ारसी में है, लेकिन अलबरूनी का अरबी में था और ये मिनहाज उस सिराज का फ़ारसी में है। ध्यान देंगे इस बात को। 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे अपनी सेवा में लिया था। 1228 ईस्वी में मिनहाज उस सिराज को इल्तुतमिश ने अपनी सेवा में लिया था और तब से यह केवल 1 वर्ष को छोड़कर सुल्तान नसरुद्दीन के शासनकाल तक राजकीय सेवा में रहा। इल्तुतमिश के टाइम से सिर्फ 1 साल नहीं रहा है, बाकी ये नसरुद्दीन के शासनकाल तक राजकीय सेवा में रहा है, यानी किसी न किसी सुल्तान के संरक्षण में रहा है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंशों का वर्णन है, इस्लाम का उत्थान है, खलीफाओं का शासन है, भारत में तुर्की शासन का आरंभ है, गजनी गोर वंश का इतिहास आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। आगे देखेंगे। मिनहाज उस सिराज, पूरा नाम जानना ज़रूरी है। मिनहाज उस सिराज कहते हैं कि रजिया के पतन का मुख्य कारण उसका स्त्री होना था, क्योंकि इसमें हर वो योग्य चीज़ें थी जो एक राजा में रहनी चाहिए, लेकिन इसका सिर्फ एक ही दोष था कि ये स्त्री थी। वो हर योग्यता थी जो एक राजा या एक सुल्तान में होना चाहिए या रहना चाहिए। अमीर खुसरो के विभिन्न ग्रंथ देखेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं अब। अमीर खुसरो अपने समय का महान विद्वान और कवि था। अमीर खुसरो अपने समय का महान विद्वान और कवि था। सुल्तान बलबन के समय से उसने अपने जीवन का आरंभ किया था। सुल्तान बलबन के समय से अमीर खुसरो ने अपने जीवन का आरंभ किया था, यानी अपने जीवन में जो कार्य करना होता है उसने वो कार्य करना स्टार्ट किया था। और सुल्तान कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कितने हुए? बलबन, सुल्तान कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी 3, अलाउद्दीन खिलजी 4, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 5 और गियासुद्दीन तुगलक का संरक्षण प्राप्त था इसे। यह एक प्रमुख ग्रंथ है। इतने सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था अमीर खुसरो को। इसे ही पूछते हैं कि ज़्यादा सुल्तानों का संरक्षण या ज़्यादा सुल्तानों का काल किसने देखा है, यानी अमीर खुसरो ने देखा है। इसकी पुस्तक है किरण उस सादेन, जिसमें
कैकुबाद और उसके पिता तथा बंगाल के सूबेदार बुगरा खान की पारस्परिक भेंट और दिल्ली के वैभव और भारत की समृद्धि का वर्णन है। किरण उस सादेन में कैकुबाद और उसके पिता तथा बंगाल के सूबेदार बुगरा खान की पारस्परिक भेंट, दिल्ली नगर का वैभव और भारत की समृद्धि का वर्णन मिलता है। किसमें? किरण उस सादेन में। मिफ्ताह उल फुतूह में मलिक छज्जू के विद्रोह और जलालुद्दीन खिलजी के और कुछ अन्य सैनिक अभियानों का काव्य शैली में वर्णन है। तो आप बस जान लीजिए मिफ्ताह उल फुतूह किससे रिलेटेड है? मलिक छज्जू से और जलालुद्दीन खिलजी से और कुछ सैनिक अभियानों से, और ये काव्य शैली में है, ये इम्पॉर्टेंट है। नूह सिपीर मुबारक शाह खिलजी का दक्षिण भारत के सैनिक अभियान और भौगोलिक स्थिति, पशु पक्षियों आदि का वर्णन काव्य शैली में किया गया है। नूह सिपीर में अमीर खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी का दक्षिण भारत के सैनिक अभियान और भौगोलिक स्थिति और पशु पक्षियों आदि का काव्य शैली में वर्णन किया है। आशिक, ये इसकी पुस्तक है। काव्य शैली में ये भी है। नूह सिपीर भी काव्य शैली में है और मिफ्ताह उल फुतूह भी काव्य शैली में है, यानी कि सारी रचनाएं इसकी काव्य शैली में है। इसमें गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री देवल देवी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां के प्रेम प्रसंग का वर्णन करता है। आशिक में गुजरात के शासक कर्ण की पुत्री देवल देवी और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज्र खां का प्रेम प्रसंग है। ये तुगलकनामा गद्य शैली में है। इस ग्रंथ में खुसरो खान गयासुद्दीन तुगलक के मध्य कूटनीति और युद्ध व गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने का विवरण मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने का विवरण मिलता है तुगलकनामा में, जो कि अमीर खुसरो ने लिखा है। खजान उल फुतूह गद्य शैली में। तुगलकनामा गद्य शैली में है और खजान उल फुतूह गद्य शैली में है। खजान उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के प्रथम 16 वर्ष के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी ने सरदारों का दमन किया था और बाजार व्यवस्था सुधारी थी और मंगोल आक्रमण का वर्णन भी करता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल आक्रमण हुआ था। और मलिक काफूर द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियान का वर्णन करता है। खुसरो का कोई ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आता। अब इसने इतने ग्रंथों की रचना की है, बट कोई भी इसका ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ की श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बर्नी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। यह फ़ारसी भाषा में है। इलियट और दाउस ने इसे अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो ज़ियाउद्दीन बर्नी का ऐतिहासिक बुक है और इसे फ़ारसी में ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। इसको इलियट और दाउस ने अंग्रेज़ी भाषा में इसका अनुवाद किया है। बलबन के सिंहासन पर बैठने के समय से सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के आरंभिक 6 वर्षों तक की घटनाओं का वर्णन है इसमें। इसे विश्वसनीय ग्रंथ स्वीकार किया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो कि ज़ियाउद्दीन
बरनी का फ़ारसी में लिखा हुआ ग्रंथ है, इसे एक विश्वसनीय ग्रंथ स्वीकार किया गया है। और इस तारीख़ फ़िरोज़ शाही का इंग्लिश में अनुवाद इलियट और दाउसन ने किया था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो अफ़ीक या अफ़ीक का नाम है शम्स ए सिराज ने लिखा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। अफ़ीक ने और ग्रंथों की रचना की बट अभी यही उपलब्ध है, यानी कि इसने और भी ग्रंथों का रचना किया था लेकिन वो उपलब्ध नहीं है, वो खो गया है या कहीं वो नष्ट हो गया है। अफ़ीक को सुल्तान फ़िरोज़ शाह का संरक्षण प्राप्त था। सुल्तान फ़िरोज़ का जन्म और सिंहासनारोहण और मंगोल आक्रमण और बंगाल पर आक्रमण, गुलामी व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, धार्मिक तथा लोक हितकारी कार्य, सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें। यानी कि सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था। अफ़ीक को फ़िरोज़ का संरक्षण प्राप्त था। सुल्तान फ़िरोज़ का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में जानकारी इसमें मिलती है। और सिंहासनारोहण, इसने कैसे सिंहासन प्राप्त किया, उसके बाद क्या किया, इसके टाइम में मंगोल के कितने आक्रमण हुए और उन आक्रमणों में क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, और बंगाल पर आक्रमण से संबंधित, और गुलामी व्यवस्था पहले तो बहुत चल रही थी ना, स्लेव डायनेस्टी चलती है तो सब गुलाम ही रहते हैं। और सैन्य व्यवस्था कैसी थी उस टाइम में, और धार्मिक तथा लोक हितकारी कार्य, और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है कि सामाजिक कंडीशन क्या थी उस टाइम में और आर्थिक कंडीशन क्या थी, कर का क्या माहौल था, किस प्रकार से चलती थी चीज़ें। यह मुख्यतः फ़िरोज़ शाह के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करता है। मुख्य रूप से ये फ़िरोज़ शाह के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन करता है। फ़तूहात फ़िरोज़ शाही, यह एक छोटी पुस्तक है। फ़तूहात फ़िरोज़ शाही एक छोटी पुस्तक है जिसे सुल्तान फ़िरोज़ शाह ने खुद लिखा है। फ़तूहात फ़िरोज़ शाह ने स्वयं लिखा है, जिसमें इस्लाम धर्म के प्रचार का उल्लेख है। फ़िरोज़ शाह अपनी पुस्तक फ़तूहात फ़िरोज़ शाही में इस्लाम धर्म का प्रचार करता है और फ़िरोज़ शाह का स्टेटमेंट है कि मैंने केवल इस्लाम द्वारा स्वीकृत करों को ही लिया है। ये कहता है कि मैंने जो इस्लाम द्वारा स्वीकृत कर हैं उन्हीं को लिया है और अपनी प्रजा से तथा ब्राह्मणों से भी जज़िया कर लिया है। इस्लाम के विरुद्ध कार्यों को रोका है, जो भी इस्लाम के विरुद्ध इसे लगा, इसके धार्मिक कंडीशन की वजह से और धार्मिक नियमों की वजह से, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग जो भी इसे गलत लगा उसे इसने रोका और जनहित के विभिन्न कार्य किए। हिंदू मंदिरों को तोड़ा और एक बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया। ये अपने मुंह से कह रहा है, ये खुद स्टेटमेंट दे रहा है कि इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा जो कि इसके इस्लाम के अकॉर्डिंग अच्छा था और एक बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया। यह एक धर्मांध मुस्लिम शासक था। एक और ग्रंथ है, देख लेते हैं। ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथ रहला लिखते हैं इब्न बतूता ने लिखा है रहला। और इब्न बतूता एक अफ्रीकी निवासी था और ये 1333 ईस्वी में भारत आया। 14 वर्ष भारत में रहा और 25 वर्ष तक मोरक्को के सुल्तान के संरक्षण में रहा। इससे आपको पूछता है कि रहला किसकी पुस्तक है, यानी इब्न बतूता की। इब्न बतूता कहाँ से आया था, कहाँ का निवासी था, तो अफ्रीकी निवासी था और किस सन में आया था, 1333 ईस्वी में आया था। और भारत में कितने टाइम तक रहा, तो भारत में 14 वर्ष भारत में रहा। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इससे पूछते हैं। और उसी की आज्ञा से उसने अपनी विदेश यात्रा का वर्णन किया, जिसे रहला कहा गया। इसमें भारत की
रहला में भारत की सोशल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन का वर्णन मिलता है। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था और डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थिति का वर्णन है। इब्न बतूता धर्म और कानून का विद्वान था। जो इब्न बतूता था वो धर्म और कानून का विद्वान था, यानी कि यह भी बहुत बड़ा विद्वान था। उस टाइम के थोड़ा सा मैप देख लीजिए। ठीक है, ये बदायूं है। बदायूं का क्योंकि स्लेव डायनेस्टी चलेगी तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में, ये तो स्रोत हो गया, आप तो स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो ये बख्तियार खिलजी बदायूं का शासक बनता है, एल्दौज बनता है गजनी का शासक और ऐबक बनता है दिल्ली का शासक। ऐबक दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था, ये ऐबक ने बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और लाहौर से शासन करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।